क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो ये है कि 3 घंटियां क्रमशः 9, 12 तथा 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे एक साथ बजती हैं तो कितने समय बाद वे पुनः एक साथ बजेंगी। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो इसमें हमें एलसीएम यानी कि लासा निकालना होता है, ठीक है ना। देखिए वो क्या कह रहा है, 9, 12 और 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे एक साथ बजें तो फिर दोबारा कितने समय बाद वो एक साथ बजेंगे, है ना। तो ये चीज पूछी है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है एलसीएम निकालते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 9, 12 और 15 का एलसीएम निकालना है। तो मैं यहाँ लिखूंगा 9, 12 और 15। हम इसके खंड काटेंगे, ये संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी, अभी ये फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा, अब ये 3 से डिवाइड होगा, 3 दूर 9, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। अब ये फिर से 3 से जाएगा और ये अगेन 5 से डिवाइड होगा। नो डाउट आपको इसमें कोई अब समस्या नहीं है। तो अब इसका जो हमने एलसीएम निकाला, वो एलसीएम हमारा निकला, वो निकला 2 × 2 × 3 × 3 × 5। चलिए करते हैं मल्टीप्लाई। 5 दूनी 10, दूनी 20, 20 तियां 60, 6 तियां 18, यानी कि 180। एलसीएम क्या निकल के आया, 180। तो उसने पूछा कि वो कितने समय बाद वे पुनः एक साथ बजेंगे। तो आप लिखेंगे 180 मिनट, 180 मिनट के बाद वे पुनः एक साथ बजेंगी। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। तो हमने यहां पर देखा कि इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या निकालते हैं, एलसीएम, और हमारा यहां पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। लिखा है कि एक कैंटीन में 144 कार्टून कोक के तथा 90 कार्टून पेप्सी के हैं। यदि प्रत्येक समय पेय की गड्डी समान ऊंचाई की हो और समान कार्टून रखे हों, तब प्रत्येक गड्डी में कार्टून की अधिकतम संख्या क्या होगी। क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लेकिन समझने के लिए हमें यहाँ पर एक क्लू दिया है, एक पॉइंट दिया है, वो दिया है अधिकतम संख्या। क्या दिया है, अधिकतम संख्या। अधिकतम संख्या का मतलब होता है बड़ी से बड़ी, और जब भी अधिकतम संख्या या बड़ी से बड़ी की बात चले तो आप कंफर्म आप समझ लीजिएगा कि HCF निकालना होगा हमें, ठीक है ना। और HCF जो होगा वही इसका आंसर होगा। तो हमें जो दो नंबर दिए हैं वो क्या है, 144 और एक 90। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स का HCF निकालेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 144 का अगर मैं फैक्टर करूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा, तो ये 72 टाइम्स जाएगा, एंड ये जाएगा 36, 18, 9, ऐसे ही हमारा है 90। तो 90 का अगर हम निकालेंगे तो ये 2 से डिवाइड होगा, 45, अब ये जाएगा 3 से फिर 5 से। तो अगर मैं इसका लिखूं कि 144 के जो फैक्टर है वो कितने, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3। 90 का कितना है, 2 × 3 × 3 × 5। मैंने यहाँ पे लाइन खींचा और मैंने क्या लिखा, HCF। HCF स्टूडेंट क्या होता है, जो कॉमन होता है वही इसमें क्या होता है, HCF होता है। तो आप देखेंगे एक कॉमन हमारा क्या आ गया, 2, और फिर हमारा ये एक 3 और इधर से एक 3, तो यहाँ 3 आ गया, एक ये 3 और एक ये 3, तो यहाँ से एक 3 आ गया। अब इसमें कोई भी चीज मैच नहीं कर रही, क्लियर है ना। तो अब आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 9, 9 दूनी 18। तो HCF कितने निकल के आया, 18। तो इसका जो आंसर होगा कि प्रत्येक गड्डी में कार्टून की अधिकतम संख्या क्या होगी, तो आप लिखेंगे अतः कार्टून की
कार्टून की अधिकतम संख्या 18 होगी। कितनी होगी? 18 होगी। क्लियर है ना? बिल्कुल इसी भाषा में आप आंसर देंगे और आपको पूरे नंबर मिलेंगे। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक फल विक्रेता के पास 990 सेब हैं। कितने सेब हैं? 990 सेब हैं और 945 संतरे। देखिए 990 क्या है? सेब और 945 क्या है? संतरे। वह कह रहा वह इनको एक टोकरी में रखना चाहता है। किसमें रखना चाहता है? टोकरी में रखना चाहता है और प्रत्येक टोकरी में 2 फलों में से एक फल सम संख्या में लेना है। तो बताओ कम से कम कितनी टोकरियों में कितने फल रखे जा सकेंगे? ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन थोड़ा सा समझते हैं। हमारे पास 990 सेब है और 945 संतरे हैं। ठीक है ना? हम इन्हें टोकरियों में रखना चाहते हैं। तो अब एक टोकरी में कितने संतरे आएंगे? ठीक है ना? तो एक टोकरी में अधिकतम संख्या कितनी होगी सेब की और संतरों की? तो जब हम बात कर रहे हैं एक टोकरी में अधिकतम फलों की संख्या, तो अधिकतम शब्द यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमें क्या निकालना होगा? मासा। तो हमें सबसे पहले 990 और 945 का क्या निकालना है? मासा निकालना है। और जो मासा निकल के आएगा वो एक टोकरी में अधिकतम फलों की संख्या निकल के आएगी। ठीक है ना? तो पहले हम इतना करते हैं, एक टोकरी में अधिकतम फलों की संख्या हम निकालते हैं। तो देखिए कैसे, 990 काट इसके फैक्टर करेंगे तो 2 से कटेगा तो 4 8, 1 19 2 9 18 5 10। अब ये किससे कटेगा? 9 5 14 4 18, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 1 बचा 19, 3 6 18, 1 बचा 15 हुए, 3 पंजे 15। अभी क्या ये 3 से कटेगा? 6 5 11 और 1 12। हाँ 3 से कट जाएगा, 3 पंजे 15, 1 बचा 15, 3 पंजे 15। अभी ये 5 से कटेगा, अभी ये 11 से कटेगा। अब आप आ जाओ 945 पे। 945 के हम खंड काटेंगे तो 9 5 14 4 18, 3 से काटो तो ये कटेगा, 3 तुक्का 9, 3 एकम 3 पंजे 15। अभी 5 3 8 और 1 9, अभी भी 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। अभी 5 और 1 6, अभी भी 3 से कटेगा, 3 तुक्का 3 तुक्का 9, 10 1 3 पंजे 15। अभी ये कटेगा, 5 से 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। तो यहां से हम एक टोकरी में अधिकतम फलों की संख्या, एक टोकरी में अधिकतम फलों की संख्या निकालेंगे। तो आप देखो इसमें कॉमन क्या है, मैं यहाँ पे देखता हूँ, इसके फैक्टर है 2 × 3 × 3 × 5 × 11 और इसके देखिए 3 3 3 5 × 7। आप देखेंगे तो इसमें हमारा एक तो 3 कॉमन है, एक ये 3 कॉमन है और एक ये 5 कॉमन है। तो 5 3 15, 15 3 45। तो हमारा क्या आंसर आया? 45। तो एक टोकरी में अधिकतम फलों की संख्या कितनी निकल के आई स्टूडेंट? 45। इतनी बात समझ में आई? ओके, फिर से समझ लो, मैं यहां तक का पहले क्लियर कर दूं। हमारे पास 990 सेब है, 945 संतरे हैं और हम इनको टोकरियों में रखना चाह रहे हैं। ठीक है ना? तो बात ये आती है कि हमारे पास 5 टोकरियों हो, 10 टोकरियों कितनी हो, वो अलग मैटर है, अभी बाद में देखेंगे उसे। सबसे पहले हमें ये देखना है कि एक टोकरी में अधिकतम फल कितने रखे जा सकते हैं। 5 रख सकते हैं, 50 रख सकते हैं, कितने रख सकते हैं। तो अधिकतम शब्द जहां आ जाता है वहां पर हम क्या निकालते हैं? वहां पर हम निकालते हैं HCF। क्या निकालते हैं? HCF। ठीक है ना? तो हमने HCF निकाला, तो HCF हमारा कितना निकला? हमारा HCF निकला 45। अधिकतम फलों की संख्या कितनी निकली? 45। अच्छा, अब हमें क्या करना है? अब हमें ये देखना है कि 990 सेब के लिए हम कितनी टोकरियां रखेंगे। अब फिर से समझना, एक टोकरी में कितने फल? 45। तो 990 के लिए कितनी टोकरियां आएंगी? कुछ नहीं करना है, तो 45 का आप इस 990 में क्या कर दो? भाग दे दो, डिवाइड कर दो, आपको टोकरियों की संख्या निकल के आ जाएगी। किसके लिए? सेब के लिए। और इस 45 का हम
45 में अगर भाग दे देंगे तो हमें टोकरियों की संख्या निकल के आ जाएगी, किसके लिए? संतरों के लिए। क्लियर है ना? तो चलिए शुरुआत करते हैं टोकरियों की न्यूनतम संख्या सेब के लिए। इसको थोड़ा सा मैं ऐसे लाइन कर दूं। टोकरियों न्यूनतम संख्या किसके लिए? सेब के लिए। कोष्टक में आप लिख दो सेब के लिए बराबर। अब आप क्या करोगे? 990 बटे 45, 990 बटे 45, 5 3 15 15 3 45, इतना माइनस करके तो 11 दूनी 22, कितना आंसर आएगा? 22। ओके, ऐसे ही अब आप लिखेंगे टोकरियों की संख्या किसके लिए? संतरों के लिए। तो अब हम क्या करेंगे? 945 बटे 45। तो चलिए 945 बटे 45, 5 3 15 45, कितना हटा तो 7 3 21, कितना आएगा? 21। अब देखो क्वेश्चन वो कह रहा है कम से कम कितनी टोकरियों में कितने फल रखे जा सकते हैं। तो कितनी टोकरियां निकल के आए? देखिए हमारे सेब के लिए तो 22 टोकरियां चाहिए, संतरों के लिए 21 टोकरियां चाहिए, तो कम से कम कितनी टोकरियां चाहिए? दोनों को जोड़ दो। तो टोकरियों की संख्या कैसे निकालेंगे हम? 22 प्लस 21, तो 20 20 40 और 3 43। टोकरियों की संख्या हमारी कितनी निकल के आई? 43, 43 निकल के आई। तो बताइए क्वेश्चन समझ में आया? एक बार फिर से इसको हल्का सा समझते हैं। हमारे पास हमने आपको 990 दे दिए सेब, है ना, और मैंने आपको 945 दे दिए संतरे। मैंने कहा भाई अब इनको टोकरियों में रखो। अब आपके पास जो टोकरी है उस एक टोकरी में कितने फल आ सकते हैं? तो हमने क्या किया? अधिकतम फल कितने आ सकते हैं? अधिकतम के लिए हमने क्या किया? दोनों का क्या निकाल दिया? अधिकतम यानी कि मासा निकाल दिया। हमने मासा निकालने पे कितना निकला? 45। और ये क्या है? एक टोकरी में अधिकतम फलों की संख्या, यानी एक टोकरी में 45 से ज्यादा फल रखे ही नहीं जा सकते। तो जब एक टोकरी में 45 से ज्यादा फल रखे ही नहीं जा सकते, तो अब मुझे बताओ कि 990 से रखेंगे हम तो कितनी टोकरियां चाहिए? तो मैंने 45 का भाग दे दिया, तो 22 टोकरियां चाहिए। संतरों के लिए कितनी चाहिए? तो मैंने 945 में 45 का भाग दे दिया, तो 21 टोकरियां चाहिए। तो टोटल कुल कितनी टोकरियां चाहिए? भाई दोनों को जोड़ दो, आंसर आ गया। क्लियर हुआ? नंबर 18 लिखा हुआ है अभाज्य गुणनखंड विधि से 378, 180 और 420 का एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करो। सही है ना? फिर क्या कह रहा है वो? कह रहा है कि इन तीनों संख्याओं का एलसीएम इंटू एचसीएफ निकालो और ये बताओ क्या ये तीनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। तो यहाँ पे दो चीजें पूछी स्टूडेंट, दो क्या तीन पूछी हैं। पहले तो आपको क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड विधि से 378, 180 और 420 का क्या निकालना है? एचसीएफ। और फिर क्या निकालना है? फिर हमें निकालना है एलसीएम। ठीक है ना? तो पहले इतना हम काम करते हैं कि पहले हम एचसीएफ निकालते हैं और फिर एलसीएम निकालते हैं, देन उसके बाद हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। तो हम सबसे पहले 378 के क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। तो काटेंगे इसको, 2 एकम 1 17 हो गया, 2 6 12 नहीं 2 8 16, 2 8 16, 17 एक बचा, 2 9 18। अभी ये किससे कटेगा? अभी ये 9 9 18, ये 3 से कट जाएगा, 3 6 18, 3 तो 9। अभी ये 3 से फिर कट जाएगा, 3 2 6 3 1 3, फिर 3 से कटेगा, 3 7 21, फिर 7 से कटेगा। ठीक है ना? अब अपने पास है 180, काटिए इसको, 2 9 18, फिर काटिए, फिर 3 1 3 पंजे 15, फिर काटेंगे 3 से 3 पंजे, फिर 5 एकम 5। 420 के खंड काटेंगे, तो इसको काटिए, 2 से 2 2 नहीं 2 एकम, फिर काटिए 2 एकम 2 पंजे 10। ठीक चल रहा है, 5 और 1 6, 3 से कटेगा, 3 3 का 9 1 15, 3 पंजे 15। अब किससे कटेगा ये? अब हम काटेंगे 5 से, 5 7 35 और फिर 7 एकम 7। तो अभी 378 के हमारे जो फैक्टर आए हैं वो आए 2 × 3 × 3 × 3 × 7।
अच्छा 180 के आई हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 2 2 3 5 7 ऐसे लाइन कीजिए। अब हम सबसे पहले निकालेंगे एचसीएफ। क्या निकालेंगे? एचसीएफ। जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो आप देखिए एचसीएफ वो होता है जो तीनों में हो। तो एचसीएफ तीनों में क्या है? 2 है और कौन है? और हमारा ये 3 है, 3 है। अब क्या है? 5 है नहीं, 7 है नहीं। तो हमारा एचसीएफ जो आएगा वो कितना आएगा? वो आएगा 6। 2 इंटू 3 इक्वल 6। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है ना। अब हम क्या निकालना है? अब हमें निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम में क्या होता है? जो चीज तीनों में वो तो आपने लिख ली, कितनी? 2 इंटू 3 लिख ली। अब ये देखो कि 2 में कौन कॉमन है। तो आप देखिए 2 में हमारा एक ये 3 है, लिख लिया हमने। इन दोनों में 5 है ये, फिर इन दोनों में ये 7 है। अच्छा अब क्या बचा? ये 2 है। अब जरा फिर से देखो, कुछ रह तो नहीं गया? एक रह गया। कौन रह गया? अपना 3 रह गया। स्टूडेंट्स इसका मल्टीप्लाई करो तो करीब 5 दूनी 10, 10 तियां 30, 30 तियां 90, 90 यानी कि 9, 9 सत्ते 63, 63, 3 दूनी 6। कर लो मल्टीप्लाई। 18 हां से 1 36 और 1 37, 3780। कितना आया? 3780। ये हमारा एलसीएम निकला। और ये क्या निकाला हमने? एचसीएफ। अब वो क्या कह रहा है? आगे क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है क्या इन तीन संख्याओं का एलसीएम इनटू एचसीएफ तीनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है? तो आप, मैं इसको ऊपर कर दे रहा हूं, नीचे जगह नहीं। हम लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे, तीनों संख्याओं का एचसीएफ इनटू एलसीएम बराबर तीनों संख्याओं का गुणा, तीनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो तीनों संख्याओं का एलसीएम इनटू एचसीएफ कितना निकला? एचसीएफ निकला हमारा 6 इंटू ये कितना निकला? 3780 बराबर, अगर मैं देखूं तो तीनों संख्या है कितनी? 378, 180, 420। तो स्टूडेंट जब आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसी भी कीमत पे बराबर नहीं आएंगे। ठीक है, तो आप लिख देंगे तीनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणा है वो तीनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर। क्लियर हुआ? चल अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 256 और 36 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो और साथ ही साथ ये भी बताओ कि एचसीएफ इनटू एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणन होता है या नहीं होता है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इस तरह के हम लोग काफी क्वेश्चंस कर चुके हैं, लेकिन छोड़ेंगे हम किसी को भी नहीं, इसको भी हम करेंगे। तो 256 के हम फैक्टर करेंगे तो 2 एकम 2 दूनी 4, 1 2 8 16। फिर काटिए 2 6 12, 2 चौक 8। फिर काटिए 2 3 6, 2 दूनी 4। फिर काटिए 2 एकम 2 6 12, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 4, 2 एकम 2। अब चलिए 36 को देख लीजिए, बहुत आसान है। 2 से काटो 18 36, 2 9 18, 3 2 9, 3 एकम 3। चलिए फैक्टर 1 2 3 4 5 6 7 8, 256 1 2 3 4 5 6 7 8। 36 की बात करूं तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। हमें क्या निकालना है? पहले एचसीएफ। एचसीएफ में आपको पता है जो चीज दोनों में होती है, एक तो 2 है, एक ये 2 है, बाकी कुछ नहीं है। तो 2 इंटू 2 एचसीएफ निकल के आ गया हमारा 4। ओके, अब क्या निकालना है स्टूडेंट? अब हमें निकालना है एलसीएम। तो जो कॉमन है वो तो हमने लिख ही लिया,
बट अब जो नहीं है वो भी लिखो। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब इधर कितना रह गया, इधर 3 इंटू 3 रह गया। अब इन सब का मल्टीप्लाई आपको करना है, ठीक है, करो। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128, दूनी 256, गुना 3 का 9, कर दो गुणा। 9 छिक 54 की 4 हासिल 5, 9 पना 45 और 5 50 हासिल 5 लगी। 9 दूनी 18 और 5 18 और 5 23, तो ये बना 2304, ठीक है ना। अच्छा, अब हमें इतना तो हमने निकाल लिया, अब हमें ये सिद्ध करना है कि HCF LCM बराबर होता है दो संख्याओं के गुणनफल की। तो मैं इसको ऊपर लिख दे रहा हूँ, तो सिद्ध कर रहा हूँ, सिद्ध करना है कि HCF इंटू LCM बराबर दो संख्याओं का गुणन, दो संख्याओं का गुणन। तो चलिए HCF कितना निकला हमारा 4, LCM कितना निकला 2304। दो संख्याएं कौन सी हैं, एक है 256 और दूसरी है 36। चलिए जब आप इनका गुणा करेंगे तो ये निकलेगा 9216, 9216, और इनका भी गुणा करेंगे तो कितना निकलेगा 9216। तो आप लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, बस सिद्ध हो गया। तो बहुत आसान से क्वेश्चन है और काफी समय से हम लोग लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। एग्जाम्पल भी हम लोगों ने लगाई और एक्सरसाइज का भी हर एक क्वेश्चन लगाया। और स्टूडेंट्स ये क्लियर कर दूं कि आपको इस चैनल पर 7th हॉर्स पर 70HORSE चैनल पर आपको पूरी बुक का टोटल एग्जाम्पल्स मिलेगा, टोटल क्वेश्चंस आपको यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। तो डोंट वरी, आपको कोचिंग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आप लगातार हमारे इस चैनल पर रहिए, आपको पूरा नॉलेज मैथ का, साइंस का, इंग्लिश का, हर चीज का आपको यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है ना। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है और उनका लासा दिया है हमें 180। कह रहा है इन संख्याओं का मासा बताओ। दो संख्याएं हैं वो 2:3 के अनुपात में, मुझे नहीं पता है कि कौन सी संख्या है, बट उनका अनुपात पता है कि उनका अनुपात 2:3 है, ठीक है, और उनका लासा भी हमें दे दिया 180। कह रहा है मासा बताओ। तो हम स्टार्टिंग कहां से करते हैं कि उसने जैसे मासा पूछा तो मैं मान लेता हूं कि मासा x है। क्या करूं मैं, माना संख्याओं का मासा क्या मान लूं x। अगर मासा x मानूंगा तो आपको पता है मासा वो चीज होती है जो दोनों संख्याओं में होती है, मतलब वो फैक्टर होता है जो दोनों संख्याओं में होता है। तो दोनों संख्याओं में और संख्याओं का अनुपात हमें 2x और 3x दिया है, तो आप लिखेंगे अतः संख्याएं कौन सी हो जाएंगी हमारी, 2 की जगह 2x तथा 3x, ठीक है, संख्याएं हमारी क्या हो जाएंगी 2x और 3x। अब हमें क्या निकालना है, इनका लासा। अब हम लिखेंगे 2x तथा 3x का जो लासा हमें दिया है वो कितना दिया है 180 दिया है। अब जरा इनका लासा निकाल भी लें तो 2x का क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स और 3x का क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स। तो अगर मैं यहां पर देखूं लासा बिल्कुल सही है, तो लासा अगर हमारा निकलेगा तो लासा में क्या होता है, जो चीज कॉमन होती है वो हम लिख देते हैं और जो चीज कॉमन नहीं होती है उसको भी लिख देते हैं। तो 2 इंटू 3 इंटू एक्स ये बराबर किसके है 180 के। अब यहां से क्या निकला 3 दूनी 6, तो यहां से निकला 6x। 6x इक्वल टू क्या निकला 180। तो मैं इसको इधर कर देता हूं, तो यहां से हमारा x इक्वल टू आ जाएगा 180 बटी 6। 6 से अगर मैं डिवाइड कर दूं डायरेक्टली तो 6 3 18, तो x इक्वल टू आ जाएगा हमारा 30। तो हमारा x का वैल्यू कितना निकल के आया 30 निकल के आया। और ये 30 है क्या, ये मासा है और उसने पूछा भी मासा, ये इन संख्याओं का मासा ज्ञात करो। तो आप यहाँ पे x को मत छोड़ के आइएगा, यहाँ गलती मत कर देना, x बराबर नहीं छोड़ के आइएगा, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा अतः
अतः मासा बराबर 30। क्योंकि उसने एक्स को ना पूछा है, उसने आपसे मासा पूछा, तो आपको आंसर मासा में ही देना है। ठीक है, तो कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, वो x की वैल्यू निकाल के यहाँ छोड़ के चले जाते हैं। नहीं भाई, ये x है क्या, x तो आप यहाँ पे मेंशन करो कि x हमारा क्या है, मासा है। तो अतः मासा हमारा कितना निकल के आया, 30 निकल के आया। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लिखा हुआ है एक संख्या q अभाज्य गुणनखंडित है जो 3 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 3 इंटू b के रूप में है। यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ 7 की पावर भी 2 है, ठीक है ना। 3 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2 इंटू b के रूप में, जहाँ 3 और 7 के अतिरिक्त b क्या है, एक अभाज्य संख्या है। क्या है, एक अभाज्य संख्या है। कह रहा है उपरोक्त जानकारी के अनुसार नीचे दिए गए कथन जिनमें से एक अभिकथन है और दूसरा तर्क है, कह रहा है ये बताइए कि इनमें से सही कौन है। तो चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। यहां लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि q निश्चित रूप से एक विषम संख्या है। आप केवल ये बताना है कि यहाँ पर जो q है ना, वो निश्चित रूप से एक विषम संख्या होगी, ये आपको तय करना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे q बराबर, अच्छा q बराबर है कितना, 3 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2 इंटू b, और कह रहा है क्या है, निश्चित रूप से एक विषम संख्या है। तो q बराबर क्या है, 3 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2 इंटू b, एक निश्चित रूप से एक विषम संख्या है। यह कथन गलत है, यह कथन गलत है। अब क्यों गलत है, तो उसको बताना भी पड़ेगा। तो चलिए देखिए, उसने कहा है कि b एक अभाज्य संख्या है। मैं मान लेता हूं b को, माना b बराबर 2, एक अभाज्य संख्या है तो हमने एक अभाज्य संख्या b बराबर 2 मान लिया। तो आप कैलकुलेट करो, तो q बराबर क्या निकलेगा, 3 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2 इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूना 9, ये हो जाएगा 7 7 49 और ये हो जाएगा 2। चलो तो इनका गुणा करेंगे, 9 दूनी 18 गुणा 49। जब हम इनका गुणा करेंगे तो इनका गुणा निकल के आएगा 882। कितना निकल के आएगा, 882। अब आप देखेंगे 882 क्या एक विषम संख्या है, नहीं ना, क्योंकि लास्ट में 2 आ रहा है। आगे लिखेंगे आप जो कि एक विषम संख्या नहीं है, विषम संख्या नहीं है, ठीक है ना। तो एक स्पष्टीकरण तो हमने ये दे दिया ए वाला। अब वो कह रहा है एक और दे रहा है, कह रहा है r बराबर 3 की घात 2 गुणा 7 की घात 2 एक विषम संख्या है ना। तो देख लेते हैं, इसको यहां पे कर लेते हैं, r बराबर 3 की घात 2 गुणा 7 की घात 2 एक विषम संख्या, चेक कर लेते हैं। तो 3 त्रिका 9, 7 7 49, कर लीजिए गुणा, 9 ने 81 की एक आंसर लगी 8, 9 चौक 36 और 8 8 6 14, 441। अच्छा 441 क्या एक विषम संख्या है, तो आप देखेंगे निश्चित रूप से नहीं, एक विषम संख्या है। हाँ 3 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2 एक विषम संख्या है, ठीक है ना। तो यहां पर एक इसने ये पूछा है कि ये बताओ कि r जो है 3 की घात 2 गुणा 7 की घात 2 एक विषम संख्या है। तो उसने कहा देखो कि a तथा r दोनों सत्य हैं। तो भाई a तो हमारा असत्य है ना, हमने यहाँ पे असत्य निकाल दिया, और r सत्य है। अब यहाँ पे कह रहा है a तथा r दोनों सत्य हैं, परंतु r a का सही स्पष्टीकरण नहीं है ना। a सत्य है परंतु r असत्य है। तो a सत्य है, a हमारा सत्य कहाँ है, ये तो असत्य निकला। अब क्या कह रहा है, चौथा पॉइंट, a असत्य है परंतु r सत्य है। जी हाँ, ये डी ऑप्शन, तो ये डी ऑप्शन है, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमने जो निकाला है a, ये a पोर्शन है, ये निकाला हमने a पोर्शन, जो कि कैसा निकला, गलत निकला, और r क्या है यहाँ पर हमारा सही निकला। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर डी हो गया कि a असत्य है परंतु r
सत्य है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आकर हम लोगों ने पहली एक्सरसाइज के एग्जांपल्स पूरा डिस्कस कर लिए। हमने पहली एक्सरसाइज की पूरी एक्सरसाइज डिस्कस कर ली। यहाँ पे टोटल 21 क्वेश्चन है, पूरे के पूरे डिस्कस किए, एक भी छोड़ा नहीं हम लोगों ने। अब हम लोग अगली इसकी एक्सरसाइज है जिसमें हम लोग ये सिद्ध करेंगे कि दी गई संख्या परमेय है या अपरिमेय है, तो उस चीज को लेके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और पहले हम लोग उसके एग्जांपल को डिस्कस करेंगे, फिर हम उसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।